हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24 प्लस इंडियाज बेस्ट लर्निंग ऐप। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके थे बहुपद के बारे में। बहुपद मतलब एक सरल बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघाती बहुपद के बारे में हम लोग सीखे और डिटेल किए। और उसमें हम लोग सीखे कि ग्राफिक कैसे बनता है दोस्त, ग्राफ कैसे बनता है, द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसे बनता है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है, त्रिघातीय बहुपद का ग्राफ कैसे बनता है ना, ये सारी बात हम लोग सीखे बहुपद में। आज हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटी इक्वेशन का डिटेल करेंगे। क्वाड्रेटी इक्वेशन के शून्यक रूट है ना, उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, है ना। अगर वो गुणनखंड में दिया तो उसको कैसे द्विघात समीकरण बना सकते हैं, अगर द्विघात समीकरण दिया है तो उसको कैसे गुणनखंड के रूप में ब्रेक करके हम शून्यक निकाल सकते हैं, रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सारी बात हम लोग डिटेल करेंगे और सीखेंगे। तो इसलिए बने रहिए स्टडी 24 के साथ एकदम मजे से, और कॉपी कलम लेकर बैठें और पूरी तरह से जितना हम यहाँ बताते जाएं उतना आप छापते जाएं कॉपी कलम पे। तो बने रहिए, देखते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। दोस्त, द्विघात समीकरण का जो चैप्टर है वो बुक में आपका चौथा नंबर चैप्टर है ना, चौथा नंबर चैप्टर है। ठीक है ना, एक मिनट। ठीक है ना, चौथा नंबर चैप्टर है आपका, वो सीखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए यहां पे हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले अगर बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे कि द्विघात समीकरण का, है ना, द्विघात समीकरण का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का जो का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मानक रूप क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दोस्त ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, जहां आपका ए जो होगा वह नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ए 0 हो जाएगा दोस्त, अगर ए बराबर अगर 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगा। जब टर्म खत्म हो जाए तो ये कहला जाएगा क्या, सरल बहुपद, है ना। सरल बहुपद लीनियर इक्वेशन कहलाने लगेगा। इस कारण से ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वह 0 कभी नहीं होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे दोस्त, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे दोस्त होता है ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी होता है मेरे भाई, होता है कि नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी होता है। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो गुणांक है, जो इसका मल्टीपल ए बी और सी, ये आपका होगा दोस्त, ये रियल नंबर होगा। रियल नंबर कहने का मतलब ये आपका वास्तविक संख्या होगा दोस्त। क्या होगा, ये वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, ये वास्तविक संख्या होगा। ए बी सी वास्तविक संख्या, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे कुछ भी हो, ये वास्तविक संख्या में होगा। ठीक है, ये वास्तविक संख्या में होगा। क्लियर, समझ में आ रही बात। तो स्टैंडर्ड फॉर्म द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। अब दूसरी बात हम लोग सीखेंगे, इस समीकरण का द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, ठीक है ना। अब हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण का शून्यक कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो द्विघात समीकरण मान लिया जाए कि कोई एक
तो द्विघात समीकरण का शून्यक तभी होगा मेरे दोस्त, शून्यक कहने का मतलब ये फाइंड तभी होगा जब पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो। शून्यक कहने का मतलब जो पी एक्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो पी एक्स का, एक्स का किस मान के लिए, एक्स का कोई ऐसा मान होगा, एक्स का कोई ऐसा मान होगा जो इस इक्वेशंस को जीरो बना देगा। तो हम लोग लेते हैं दोस्त वन पहले लेते हैं, तो वन जब लेंगे तो देखो ये वन, 3 इंटू वन और प्लस टू, तो देखो ये आ गया 3 माइनस 3 इक्वल टू जीरो, मतलब ये बहुपद का शून्यक हो गया, बहुपद का शून्यक हो गया अर्थात एक, है ना, एक एक मतलब x का वन मान के लिए, x के वन मान के लिए पी एक्स हो जाता है कितना, जीरो हो जाता है, पी एक्स कितना हो जाता है दोस्त, जीरो हो जाता है। इस कारण से ये हो गया आपका शून्य जीरो, ठीक है। दूसरा अगर टू रखते हैं मेरे दोस्त, टू रखते हैं मेरे दोस्त, यहां तो टू रखते हैं तो दो का स्क्वायर, 3 इंटू टू प्लस टू, ये भी जीरो बन जा रहा है मेरे दोस्त, ये भी आपका एक शून्य, दो शून्य की होता है, द्विघात समीकरण का सबसे मैक्सिमम पावर 2 होता है, इस कारण से इसका शून्यक भी 2 होगा, अधिकतम शून्य कितना होगा, 2 होगा, ठीक है, समझ में आ रही बात, अधिकतम शून्य कितना होगा, 2 होगा, ठीक है, राइट, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका शून्यक हम देख लें कि शून्यक इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा शून्य का मतलब होता है, द्विघात समीकरण शून्य का मतलब होता है कि x का ऐसा मान, x का ऐसा मान जो px को जीरो कर दे, x का ऐसा मान लेंगे जो px को जीरो कर दे। अगर px जीरो हो गया मतलब द्विघात समीकरण अगर जीरो हो गया पुट करने के बाद x का वैल्यू, तो वही आपका शून्य कहलाएगा, x का वही मान शून्य कहलाएगा दोस्त। तो द्विघात समीकरण का मैक्सिमम पावर जो होता है, महत्तम घात जो होता है वो 2 होता है, मैक्सिमम पावर 2 होता है, इस कारण से उसका शून्यक भी 2 होगा। क्लियर है, समझ में आ गया ना, राइट। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो ये सारा था। अब हम लोग को सेट कर, अब एक द्विघात समीकरण में अभी हम लोग सवाल को अभी देखेंगे कि एक क्वेश्चन दिया रहेगा उसको कैसे हम समीकरण में ला सकते हैं, समीकरण में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं उदाहरण नंबर फर्स्ट से हम सवाल देखते हैं। उदाहरण नंबर फर्स्ट है आपका कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे, मतलब यहां कह रहा है कि जॉन प्लस जीवंती, है ना, कि दोनों के पास 45 कंचे हैं। तो 45 कंचे हैं दोनों के पास। तो सबसे पहले मानते हैं मेरे दोस्त, माना जॉन के पास कुल कंचे की संख्या जो मान लिए, कुल कंचे की संख्या मान लिए x, ठीक है, कुल कंचे की संख्या कितना मान लिए x, ठीक है, कुल कंचे की संख्या कितना मान लिए x, ठीक है ना, कुल कंचे की संख्या कितना मान लिए x, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो कुल, ये देखिए डॉट डॉट मतलब पूरे ये लिखा गया, कुल कंचे की संख्या हो जाएगा मेरे दोस्त 45 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि दोनों के मिलाकर 45 है, अगर ये x होगा तो 45x होगा, मान लिया 45 में से x घट जाएगा तो वही जीवंती के पास हो जाएगा। मान लिया जाए कि जॉन के पास 20 है, तो क्या करते हैं, जीवंती के पास 45 माइनस 20 होगा कि नहीं, तो उसी तरीके से यहाँ पे हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है वो समझने की कोशिश करना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब कंचे खोने के बाद
जॉन के पास कंचे की संख्या पहले x था, अब 5 खो दिया तो x में से 5 घट जाएगा। ठीक है, अब यही कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कुल संख्या होगा 45 माइनस एक्स पहले था, अब यहां कर रहा है 5 खो गया, तो ये हो गया मेरे दोस्त। इसको अगर हम सॉल्यूशंस करेंगे तो 45 में से 5 जाएगा 40 माइनस एक्स, है ना। तो यहां से हम लोग देखें कि माना जॉन के पास कुल कंचे की संख्या x था, तो जब जॉन के पास कुल x है तो जीवंती के पास, क्योंकि टोटल मिलकर 45 है, तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स होगा मेरे भाई। होगा कि नहीं? क्लियर है ना, समझ में आ रही ना बात। अब करा कंचे खोने के बाद करा कि दोनों ने 5 कंचे खो दिया, तो पहले x था तो उसके बाद x माइनस 5 हो जाएगा कंचे खोने के बाद। अब जीवंती के पास 45 माइनस एक्स था, तो उसमें से 5 घटा दिए तो आया कितना 40 माइनस एक्स, तो ये आ गया। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब देखना चलिए, यहां कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल अब कब, जब 5 कंचे खो देते हैं, 5 कंचे जब खो देते हैं तो इसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, खोने के बाद कंचों की संख्या गुणनफल। तो देखो कंचा जॉन के पास x माइनस 5 और इसके पास आपका 40 माइनस है, तो देखो इसका गुणनफल जॉन इंटू जीवंती इक्वल टू कह रहा है कितना है 124। ठीक है, चलिए, तो यहां से x माइनस 5 जॉन का है और जीवंती का यहां पे हो जाएगा 40 माइनस एक्स, तो ये हो गया टोटल दोस्त 124। ठीक है, अब ये देखो द्विघात समीकरण का रूप में आएगा, इसको हम तोड़ने की कोशिश करते हैं और बनाते हैं। चलिए, x माइनस 5, अगर हम x को एक बार x लिया और ये दोनों को गुना की तो देखो क्या आता है, ये आ जाएगा 40x और उधर जाएगा माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं। एक बार ये इसको लिए, यहाँ x से पहले दोनों गुना किए तो 40x माइनस, अब यहाँ माइनस 5, माइनस 5 को इससे गुना आती है 5 चौक 20 और माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, माइनस 5 और माइनस एक्स, तो कितना माइनस माइनस प्लस और ये होता है 5, तो ये हो गया 124। हाँ या ना, देख लो गुना करके। पहले x से इसको गुना किए तो 40x और माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस, अब 5 से गुना किए तो नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखे 5 चौक 20 और माइनस इंटू माइनस प्लस और ये हो गया 5x। अब देखो चलो, अब हम घटाने की कोशिश करते हैं। ये हो गया माइनस एक्स और 40x और x को एक साथ जोड़ देंगे तो 40x और ये हो गया 45x और ये माइनस 200 और ये 124 इधर आएगा, बाउंड्री के इस पार आएगा, इधर प्लस में था इधर आके घट जाएगा, है ना, पावर खत्म हो जाए इसलिए कम हो जाएगा। देखो माइनस एक्स 45x हो गया। अब देखो इधर ये भी निगेटिव में था, ये भी निगेटिव, तो 200 और 100 तो ये हो गया 324। क्लियर है, देख लो तो क्लियर है ना, समझ में आ रही बात। तो यहां से आ गया मेरे भाई, यहां से आ गया मेरे भाई, कितना आ गया दोस्त, कितना आ गया दोस्त, है ना, ये आ गया आपका ठीक है। तो यहां से आ गया x माइनस एक्स, ये टोटल आ गया। तो माइनस एक्स अगर हम करते हैं, ये नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव, अगर दोनों तरफ अगर माइनस से गुना कर दें तो ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस 45x
और ये प्लस 300, दोनों तरफ -1 से गुना किए तो ये इक्वेशंस आ गया। अब दोस्त क्या करना है, ये दोनों इक्वेशंस को तोड़ना है और x का वैल्यू निकालना है। तो देखो हम लोग जानते हैं दोस्त, हम लोग पढ़ चुके हैं और अच्छे तरीके से जानते हैं भाई कि अगर ये निकालना है तो जोड़ या घटा करके ये आना चाहिए और गुना करके ये दोनों आना चाहिए, है कि नहीं। गुना करके ये दोनों आना चाहिए, ये इसको जो तोड़ेंगे गुना करके इतना आना चाहिए और जोड़ घटा के इतना होना चाहिए। तो 324 है, ठीक। अब यहां पे 324 लाने के लिए मेरे दोस्त गुना करके 324 से देखिए क्या करेंगे, 324 को हम फैक्टर पहले तोड़ते हैं। तो 324 को जब तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे मेरे दोस्त, ये आएगा 16, 2, फिर 2 से लगाएंगे, 2 से 8 और 81, फिर लगाएंगे 3 से और 3 27 दिया, ठीक है, और फिर 3 से लगाएंगे और ये 9, रहने देते इतना। मतलब इसको हम गुणनखंड कर देंगे क्योंकि गुना करने पर ये आना चाहिए, गुना करने पर आना चाहिए इतना, लेकिन जोड़ घटा करके आना चाहिए -45x, ठीक है। चलो अब यहां पे हमको जोड़ घटा करके 45x आना चाहिए। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि कैसे आएगा, 9 तिया 27 और 4 तिया 12, तो 27 और 12 नहीं आ रहा, 45 हटा दो। देखो 3 तिया 9, 9 चक 36, 36 और 9 कितना है, ये आ रहा है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, x² जोड़ने घटाने, इसको ऐसा ब्रेक करेंगे, है ना, इसको ऐसा ब्रेक करेंगे मेरे भाई, ऐसा ब्रेक करेंगे कि जोड़ने पर 45 आना चाहिए, लेकिन दोनों जो आएगा फैक्टर उसका गुणनफल आना चाहिए 324। तो देखो पहले लिखे 36x और 9x, देखो बनाने के लिए, तोड़ने के लिए इसको गुणनखंड कर दिए, गुणनखंड कर दिए। देखो 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 इंटू 36 और 9 कितना होता है, 45, मतलब टूट सकता है। अब देखो बड़ा का चिन्ह निगेटिव है तो बड़ा का चिन्ह निगेटिव में डालेंगे, अगर ये पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव डालते हैं। अब ये भी निगेटिव होगा तब निगेटिव निगेटिव प्लस, और 36x प्लस 9x हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये आ गया प्लस 324, है ना, 324, 324, ठीक है। देखो सबसे फिर से हम देखेंगे, तोड़ेंगे बहुत बढ़िया से तोड़ेंगे, समझे कि 45x जो है उसको जोड़ घटा कर ऐसा इसको फैक्टर करेंगे, ऐसा इसको फैक्टर करेंगे कि जोड़ घटा के -45x आना चाहिए और गुना करके 324 है। तो इसके लिए हम 324 को फैक्टर किए और 324 को जब फैक्टर किए यहां से इसको मल्टीप्लाई किए और इसको अलग से रखें तो देखें कि ये 36 आ गया। तो 36 गुना 9 324 होगा और 36 प्लस 9 भी जोड़कर 45 होगा। तो हम इसके जगह पर 36x 9x लिए, अब नेगेटिव लिखेंगे पॉजिटिव। तो बड़ा का चिन्ह नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव है तो बड़ा का चिन्ह हमेशा नेगेटिव होगा। तो अब यहाँ पे जोड़ने के बाद आना चाहिए 45, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से। अब देखो ये दोनों हम कॉमन ले लेंगे, चलो यहां से हम कॉमन लेंगे तो देखो मेरे दोस्त x कॉमन लिए तो x प्लस 36 नेगेटिव, ठीक है। ठीक है, अब यहां दोनों में लेंगे, ये दोनों में अगर लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे, है ना, माइनस कॉमन लेंगे 9, तो यहां पे x हो जाएगा और यहां आ जाएगा -36,
क्योंकि माइनस माइनस प्लस यहाँ पॉजिटिव है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ सबसे पहले दोनों कॉमन लेते हैं, एक्स कॉमन लेते हैं, एक्स माइनस 36 बचा। यहाँ निगेटिव था, इसका आंसर निगेटिव ले लिए। अब निगेटिव लेंगे तो निगेटिव 9 कॉमन ले, क्योंकि 9 इससे भी करता है, 9 कॉमन लेते हैं माइनस, तो माइनस 12 तो एक्स हो गया, तो यहाँ पॉजिटिव है तो नॉन कॉमन माइनस कॉमन लिया, तो माइनस माइनस गुना करने पर पॉजिटिव आना चाहिए। तो देखो यहाँ एक्स माइनस 9 और एक्स माइनस 36, है ना, x माइनस 9 और x माइनस 36। तो देखो हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 36, क्योंकि दोनों अगर इसको 0 करते हैं तब ये 0 होगा, इसको भी 0 करेंगे तब ये 0 होगा, तो x बराबर हो जाएगा 9 और x बराबर हो जाएगा 36। क्यों 0 किए? क्योंकि हम जानते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि जानते हैं मेरे भाई कि x माइनस 9 है ना, x माइनस 9 जीरो इसलिए होगा, x माइनस 9 जीरो इसलिए होगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये जीरो कर ये दोनों मिलकर जीरो होते, ये पूरा जीरो होगा तभी नहीं अपने आप जीरो होगा, इस कारण से इसको जीरो बना दिए। फिर कर ये जीरो होगा तभी नहीं ये जीरो होगा, इस कारण से इसको जीरो बना दिए। x बराबर 9 आ गया और x बराबर 36 आ गया। अब यहां पूछ रहा है कि प्रारंभ में, है ना, प्रारंभ में जॉन के पास हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो जॉन के पास कितने x थे, जॉन के पास x थे, तो यहां x का वैल्यू जो आया वो 9 और 36 आया, है ना, 9 और 36 आया, 9 और 36 आया। तो x के बराबर अगर 9 लेंगे तो बताओ कि जीवंती के पास कितना होगा, 36 होगा। अगर ये 36 लेंगे तो इसके पास कितना होगा मेरे भाई, 9 होगा, है कि नहीं। तो यहां पे दो वैल्यू आया x का, 9 और, है ना, नाइन और 36, मतलब जॉन के पास अगर 9 होगा तो जीवंती के पास x होगा, जीवंती के पास कितना होगा, x होगा। ठीक है, अब हम जांच कर लेते हैं ये सही है कि नहीं। अगर ये 9 लिए तो 9 में से 5 घटा 4, और ये अगर 9 लिए 36 गुना 4, अगर हम लेते हैं कि x ये लिए तो 9 इंटू 5 हो गया और 40 इंटू 9 हो गया, तो ये आ गया आपका 31 और ये आ गया इंटू 4, 4 बार 124, है ना। अगर हम ये 36 लेते हैं तो 36 में से 5 चल जाएगा 29, 36 में 5 चल जाएगा 31 और वहाँ आ जाएगा 4। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दोनों में से कोई आंसर होगा, तो दोनों में से कोई जो भी और दिया रहेगा वही दोनों आंसर होगा। कि अगर जॉन के पास 9 होगा तो जीवंती के पास कितना होगा, 36 होगा। ठीक है, समझ आ रही बात। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहां कह रहा कि कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से। दूसरा सवाल, चल उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 1 था वो, है ना, उदाहरण नंबर 1 वो था। अब जांच कीजिए, यहां पे उदाहरण नंबर 2 के जांच कीजिए कि निम्नलिखित निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। निम्न द्विघात समीकरण में ये जांच करना है। ये उदाहरण 2 में दिया हुआ है कि जो आपका दिया हुआ है यहां पे वह है या नहीं, है ना, वह है या नहीं, है ना, वह है ना, ये है या नहीं, इसके बारे में जानना है दोस्त। ठीक है,
तो देख लेना कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, इसके बारे में समझना है। तो देख लो, पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। चलिए यहां देखना है कि x माइनस 2 प्लस 1 2x माइनस 3, ठीक है। अब यहां पे द्विघात समीकरण है या नहीं, इसके बारे में समझना है मेरे भाई। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा, इसको तोड़ेंगे a माइनस बी के रूप में, तो एक एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2a b हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया, और प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहां पे आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पे आ गया 2 दूनी 4, मतलब एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4x प्लस 4 प्लस 1, इधर आएगा तो ये माइनस 2x और प्लस 3, सबको इधर ले आए। तो देखो माइनस 2x माइनस 4x, ये हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, चिन्ह तो वही रहेगा, 6x हो जाएगा, ठीक है। याद रखना कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, लेकिन माइनस प्लस माइनस नेगेटिव प्लस नेगेटिव आपका पॉजिटिव होता है, लेकिन चिन्ह आपका जो रहेगा वो नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। चलिए, तो माइनस 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 प्लस होता है, लेकिन माइनस ही रहेगा, और 6x हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव चिन्ह। 4 1 5 5 3 8। तो क्या यहां पे जांच करने के लिए बोल रहा है ये द्विघात समीकरण है या नहीं? तो देख लो मेरे भाई, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? हाँ, ये द्विघात समीकरण के रूप में है। हाँ, यह द्विघात समीकरण के रूप में है, ठीक है। समझ में आ रही बात? ये द्विघात समीकरण, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना और देखना है कि ये द्विघात समीकरण में है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर में कह रहा है कि x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x होगा प्लस 8। x को पहले x से x को पहले ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब 2 से करते हैं 2x और माइनस प्लस माइनस और 2 दूनी 4, ठीक है। तो देखो, तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर आएगा माइनस एक्स प्लस 2x, ये तो कट जाएगा, देख लो, है ना, माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल, माइनस इधर आके प्लस में हो जाएगा। देखो ये भी कट जाएगा, तो यहां आ जाएगा x प्लस 12। क्या ये द्विघात समीकरण बन पा रहा है? नहीं, यह द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। नहीं, ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। समझ आ रही बात? ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। तो क्लियर समझ में आ रही होगी आपको? हर डिटेल, हर मालूम चलता होगा सब क्या चीज इसमें क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्या कहना चाह रहा है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। चलिए, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण तभी होगा जब एक्स स्क्वायर रहेगा मौजूद तब। अब इसमें देखते हैं,
x को अगर मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई, x को जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट करते हैं 2x² और x यहां हो जाएगा 3x। अब x इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 2x माइनस x² प्लस 3x, 1 इधर आएगा माइनस में, तो देख लो 2x² में एक x² घट गया तो बचेगा x²। मतलब हाँ, ये आपका द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। समझ में आ गया, ये द्विघात समीकरण है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पे। 4 नंबर, चौथा नंबर सवाल, बेहतरीन नंबर सब, बेहतरीन। चलिए, ए क्यूब प्लस ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? ए क्यूब ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, प्लस में ही होता है 3a² और प्लस 3ab²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो ये इसी फॉर्मूला पर तोड़ेंगे। तो ये होता है x³ a प्लस बी का x³ a क्यूब मतलब x³ b क्यूब मतलब हो गया 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a²। तो यहां देखिए x है तो x² और इंटू 2। दूसरा में b में स्क्वायर होगा तो x रहने देते हैं और b में स्क्वायर होगा। तो देखो x³ इधर हो गया x³ प्लस 8 प्लस 3 दूनी 6x² प्लस 3 दूनी 2 दूनी 4 4 तिया 12x² x हो जाएगा। इसको भी इधर ले आते हैं निगेटिव में। ठीक है, इसको ले आए। देखो ये और ये कट गया कि नहीं? जब ये और ये क्यू होगा, क्यू क्यू कट गया। अब देखो यहां पे आता है दोस्त 6x², 12x और 8 और 4 12। तो देखो यहां पे आ गया भाई, ये आ गया। तो देखो x² मौजूद है कि नहीं? मतलब हाँ, ये आपका द्विघात समीकरण है। हाँ, ये आपका द्विघात समीकरण है। समझ आ रही बात? ये द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो ये उदाहरण खत्म हो गया। उदाहरण 1 और उदाहरण 2 दोनों खत्म हो गया। अब प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 4.1 का सवाल हम लोग करेंगे। प्रश्नावली 1.4 का जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, है या नहीं, उसी के बारे में समझना है मेरे भाई। तो देखो 1 नंबर का अगर देखते हैं तो 1 में हम जब करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सब क्वेश्चन हम नहीं बनाते, कुछ क्वेश्चन करेंगे, आप लोग खुद से बनाइएगा। x² पहला देखना, फास्ट देखना, a प्लस बी का x² 1 का स्क्वायर प्लस 2x, उधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और 3 दूनी 6, तो x² 2x और माइनस 2x प्लस 1 और इधर आएगा 6। तो देख रहे हैं ये खत्म हो गया, x² और ये 7 आ गया। तो देखो यहां पे ये द्विघात समीकरण होगा। हाँ, ये द्विघात समीकरण होगा। होगा कि नहीं? ये द्विघात समीकरण होगा। क्यों होगा? क्योंकि द्विघात समीकरण यहाँ x² बचा हुआ है। हो सकता है ये इमेजिनरी आए, ये इमेजिनरी भी हो सकता है। द्विघात समीकरण का जो वैल्यू होगा वह इमेजिनरी भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। इसका इसलिए हम बोले ये वास्तविक संख्या, मतलब ये आपका हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देख, काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या दोनों हो सकता है। ठीक है, ये भी हाँ हो सकता है, मतलब हाँ हो सकता है। फास्ट देखेंगे, सॉल्यूशन खाली करना है। दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं। दूसरा में कह रहा है कि x² प्लस 2x और माइनस 2, चलो x² प्लस 2x है, माइनस 2 इंटू 3 तो माइनस 6 होगा, होगा ना। अब माइनस इंटू माइनस प्लस और 2x होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। अब देखो ये इधर आएगा तो देखो प्लस 2x
और इधर आएगा तो -2x, और ये नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा +6 = 0, मतलब ये भी होगा, ये भी हाँ होगा, और ये भी होगा, और ये भी आपका होगा। समझ बात, दोनों होगा, दोनों द्विघात समीकरण होगा, ठीक है, दोनों द्विघात समीकरण होगा। समझ आ रही बात, दोनों द्विघात समीकरण होगा। इस तरीके से आप क्या कीजिएगा, इस तरीके से आप किसी भी को सॉल्यूशन करके आप देख लोगे। मान लीजिए हम चौथा ये 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल आप खुद से सॉल्यूशन कीजिए, खुद से गुना करके देखिएगा कि अगर x स्क्वायर में अगर है तो द्विघात समीकरण है, अगर स्क्वायर में नहीं है तो नहीं होगा। तो इसको देखते हैं। हम जानते हैं a + b का होल क्यू होता है aq + bq, तो bq करेंगे 2 का q हो जाएगा 8, अब प्लस 3x² इंटू 2, 3 इंटू x इंटू 2 का स्क्वायर, तो यहां से आ गया, और इधर हो गया 2x³ और 2x, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा आपका दोस्त x³ 6x² 12x +8 -2x³ और पॉजिटिव में इधर है, इधर निगेटिव में, ये पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव में आ जाएगा = 0। तो देखो ये यहां से देखो घटेगा तो यहां -x³ हो जाएगा। अब जैसे ही देख रहे हैं कि -x³ आ गया, चाहे इधर कुछ भी लिख देंगे, मतलब ये आपका किसमें नहीं होगा, द्विघात समीकरण में कभी नहीं हो सकता दोस्त, क्योंकि यहां पे देख रहे हैं घटकर ये दोनों घट आए तो -x³ आ गया, फिर आगे x² कुछ भी इस तरह से उसको फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि x³ आ गया तो ये त्रिघात इक्वेशंस आ गया, है ना, ये त्रिघात हो गया, ये आपका ये नहीं हुआ, ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, समझ लें, ये हो गया क्यूबिक इक्वेशन में आ गया, इस कारण से इसे हम लोग देखे और सॉल्यूशन किए। इसी तरीके से इसको भी देखेंगे, है ना, इसी तरीके से इसको भी देख लेंगे। तो यहाँ x³ है, यहाँ x³ कट के, हाँ ये होगा, है ना, ये भी समीकरण होगा, ठीक है, देख लीजिएगा बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन करने, हाँ ये भी होगा। इस तरीके से आप खुद सॉल्यूशन कर लेंगे और देख लेंगे कि कौन होगा और कौन नहीं होगा। हम सब क्वेश्चन नहीं करते हैं, आप लोग खुद से भी सॉल्यूशन कीजिएगा। जहां जिनको प्रॉब्लम होगा वह क्वेश्चन को मैसेज कीजिएगा कि सर ये नंबर नहीं समझ में आया, नहीं बन रहा है, तो हम उसको बाद में करेंगे, ठीक है। अभी इसको नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सिंपल है, बस सॉल्यूशन करना है, कैलकुलेशन करना है, तो सब क्वेश्चन कैलकुलेशन करने से कोई फायदा है नहीं। हम सिर्फ बता दिए कि इक्वेशन या द्विघात जांच करना है, मतलब सॉल्यूशन करने के बाद अगर x² बचता है तो आंसर हाँ होगा, दूसरा अगर x³ आ गया इक्वेशन में अगर रह गया तो नहीं होगा, ठीक है। इसके पहले हम देखें कि x³ का था तो वहां पे क्या होता है, x³ कट गया, तो इस कारण से x³ रहने के बाद भी आंसर वो द्विघात समीकरण हो गया, मतलब x³ वहां कट गया, लेकिन इसमें x³ नहीं कट रहा है, इस कारण से ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए, एक सवाल है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, बनाना नहीं, बस द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। द्विघात समीकरण का कहने का मतलब ax² + bx + c के फॉर्म में लिखना है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि पहला नंबर, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। देखिए ये एक आयताकार है, इसमें लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, इसका एरिया कह रहा है, ठीक है, दिया हुआ। अब कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। समझिएगा, इसका एरिया इतना कर रहा है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो चौड़ाई से तुलना किया गया, इस कारण से माना आयत की चौड़ाई अर्थात b क्या मान लेंगे, x मानना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे जो कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से, है ना, चौड़ाई से आयताकार
है ना, आयताकार भूखंड, आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई मान लिया कितना x, है ना, फिर से लिख देते हैं। आयताकार भूखंड की चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर, मीटर में तो इसलिए मीटर मान लीजिए। तो लंबाई क्या होगा मेरे दोस्त, लंबाई देखो क्या करें कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई कितना x है, तो इसका दुगना से, दुगने से एक अधिक है मतलब +1 होगा मेरे भाई, होगा कि नहीं, यही होगा मीटर। फिर से देखना, कह रहा कि इसकी लंबाई जो चौड़ाई का दुगने, तो चौड़ाई का दुगनी कर दिए, और कह रहा एक अधिक है तो +1 है, अगर कहते एक कम है तो -1 होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कह रहा है 528 है, ठीक है। लेकिन यहां पे आयताकार भूखंड का होता है उतना, तो इसमें होता है लंबाई इंटू आयताकार क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई यहां पे मेरे दोस्त माना हुआ है, निकालें 2x + 1 और चौड़ाई x है। तो देखो इक्वल टू, दोनों का लंबाई इंटू चौड़ाई 528 है, तो ये भी 28 हो। अब देखो इसको लेते हैं, या गुना करेंगे 2x² + x, ठीक है। यह द्विघात समीकरण x² इसके रूप में आ गया। तो इसी को किसी फॉर्म में लिखना था, इसको फाइंड आउट नहीं करना था। देखो यहाँ सिर्फ कह रहा है कि दुगने से अधिक, कह रहा है हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करना है, ठीक है। ओ हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई भी फाइंड आउट करना है। तो देख लो ये इसके रूप में आ गया, तो हमको भूखंड की लंबाई और चौड़ाई भी फाइंड आउट करना है मेरे भाई। तो चलिए देखो क्या करना है। तो यहां पे हम लोग को गुना जोड़ने और घटाने पर x आना चाहिए, लेकिन गुना करने पर 528 गुना 2, पहले इसको तोड़ेंगे 2 से, दो से, 26 दूनी 52, फिर 2 से, फिर 2 से, इसको गुणनखंड देखें और करना यहां पे जोड़ने और घटाने पर इतना, लेकिन गुना करने पर इतना आना चाहिए। देखते हैं x आना चाहिए जोड़ने घटाने पर, है ना, बड़ा होना चाहिए। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। देखो अगर यहां से यहां गुना करते हैं तो 32 आता है, और यहां से ये गुना करते हैं तो 33। देखो जोड़ने घटाने का देख लग रहा है कि आ जाएगा। तो देखो इसको तोड़ते हैं इस तरीके से, 2x² है ना, 2x²
अब इसको हम ब्रेक अगर करेंगे तो ये 33x और 32x है ना, 33 गुना 32 हो जाता है 1056, लेकिन यहाँ प्लस में है तो प्लस लिए, लेकिन हमको x लाने इस कारण से ये निगेटिव लेंगे, और देखिए यहाँ पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव होगा। अब ये दोनों से अगर कॉमन लेंगे तो यहां से कॉमन आ जाएगा x 2x प्लस 33, अगर यहां से कॉमन लेंगे तो 32x, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, अब यहां से अगर इन्हें ले लेते हैं दोस्त तो यहां से आ जाएगा x अब ये इसको जीरो करते हैं, यहां से आ जाएगा ये 32, लेकिन यहां से आ जाएगा मेरे दोस्त ये निगेटिव, और x बराबर आ जाएगा, तो ये निगेटिव में आ जाएगा, तो फिर कभी भी ये इसका वैल्यू ये नहीं होगा, वैल्यू होगा कौन 32, कौन हो जाएगा 32, देख लो ये 32 हो जाएगा। तो 32 जब होगा मेरे दोस्त तो यहां से इसका x इक्वल टू 32, और यहाँ 32 दूनी 64 प्लस 1, आंसर हो गया 65, मतलब चौड़ाई निकल गया 32, चौड़ाई निकल गया 32, चौड़ाई निकल गया 32, और है ना चौड़ाई निकल गया 32 और लंबाई निकल गया आपका कितना, लंबाई आ गया कितना आपका 65। समझ आ रही बात, क्लियर हुआ ना? ठीक है, लंबाई हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करने के लिए बोला था, इस कारण से इसे ज्ञात किए, तो यहां से आ गया ये आंसर। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है पहला दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 360 है। माना x, तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, क्रमागत है तो x प्लस कितना 1, जैसे 1 माने तो दूसरा क्या होगा 2 होगा, तो अगर x माने तो x प्लस, क्योंकि एक जुटेगा तो x प्लस 1 हो गया। कह रहा है कि इनके पूर्णांकों का गुणनफल 306। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहां पे ये कह रहा है कि दोनों का गुणनफल जो है x इंटू एक्स प्लस 1 का गुणनफल 306, तो 306 गुणनफल है मेरे दोस्त, ये दोनों का गुणनफल 306 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इधर आके आ जाएगा, ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, मतलब ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। लेकिन मुझे फाइंड आउट करना है, ब्रेक करना है दोस्त, ब्रेक करना है दोस्त इसको, क्योंकि दोनों संख्या निकालना है कि दोनों संख्या कितना होगा। तो देखो जोड़ने घटाने के बाद x आना चाहिए, लेकिन गुना करने के बाद माइनस 306 एक्स स्क्वायर, तो 306 को हम पहले तोड़ते देखते हैं तोड़ के, तो 2 से कटाते हैं 15 और 3 से कटेगा। अब देखो इसका ब्रेक किए, इसका गुणनखंड लिखे तो इतना आया 2 इंटू 3, लेकिन हमको कह रहा है कि जोड़ने और घटाने पर x आना चाहिए, लेकिन गुना करने पर 306। देखो 3 3 9, 9 दूनी 18, मतलब ये अगर 18 ले लेते हैं तो ये 17 है, मतलब देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है x का, तो देखो कैसे लेंगे, समझिएगा एक्स स्क्वायर, इसको ब्रेक करना है, आप पहले ब्रेक किए तो इसको जब 360 को किए तो ये 18 और ये 17 x आ गया। चलिए x के रूप में तो x ले लिए, अब पॉजिटिव है तो बड़ा अंक पॉजिटिव में ले लिए, और निगेटिव मतलब घट के आना चाहिए x, तो 18x में से 17 घटाना पड़ेगा, इसका आंसर निगेटिव ले लिए। समझे ना, इस कारण से लेना,
एकदम इसको पहले बैठा लेना, अगर ये पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव में लेंगे, घटा के x आना चाहिए, तो 18x और 17x लिए तो घटाना नेगेटिव करना पड़ेगा। देखिए गुना करने के बाद ये दोनों गुना करने के बाद इतना नेगेटिव आएगा। अब ये दोनों कॉमन लिए तो x यहां कॉमन लिए तो 17x, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा x, तो x माइनस 17 इक्वल टू 0 और x प्लस 18 इक्वल टू 0, ये तो निगेटिव हो जाएगा उधर जाके, इस कारण से वो वैल्यू नहीं, क्योंकि x माइनस 18 होगा, इस कारण से निगेटिव कभी भी वैल्यू नहीं होगा, है ना, निगेटिव वैल्यू x का नहीं होगा। तो x यहाँ पे आ गया कितना, x इक्वल टू 17, x इक्वल टू 17, मतलब ये पहला संख्या 17 और दूसरा संख्या 18 आ गया। पहला संख्या 17 और दूसरी संख्या कितना आ गया, 18 आ गया। समझ में आ रहा है, पहला संख्या 17 और दूसरा संख्या 18, क्लियर है, तो समझ में आ गया, ये दोनों संख्या निकल गया, ठीक है, देख लीजिए। चलिए अगला कह रहा है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। सॉल्यूशन देखिए, माना रोहन की, कुछ नहीं ना बाद में कह रहा है ना आगे कह रहा है, तो मतलब ये वर्तमान आयु होगा, कुछ नहीं, अगर क्वेश्चंस में कह रहे हैं कि 3 साल बाद पहले, तो वर्तमान आयु माना जाएगा। तो मान लेते हैं ये x वर्ष, रोहन की आयु कितना है x, उसकी मां की आयु करा 26 वर्ष अधिक है, तो x प्लस कितना 26 वर्ष, x प्लस वर्ष कितना 26 वर्ष है कि नहीं, तो x प्लस, तो तब उसकी मां की आयु कितना x प्लस 26 वर्ष। अब यहां फिर कह रहा है पुनः देख, यहां कह रहा है कि उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो अब से 3 साल पश्चात, तो 3 साल बाद करना पड़ेगा ना, तो यहां पे लेना पड़ेगा अब तीन वर्ष बाद रोहन की आयु, तो अभी x था, तो अभी से 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद मतलब कितना होगा x प्लस 3, फिर कर 3 वर्ष बाद तो x प्लस 26 पहले था, मतलब वर्तमान में 3 साल करेंगे, 3 जोड़ देंगे तो x प्लस हो जाएगा 29। अब यहां पे ये कह रहा है या ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां ये कह रहा है कि दोनों मतलब 3 साल बाद दोनों का आयु का गुणनफल 360 हो जाएगी। तो देखिए x प्लस 3 और x प्लस 29 दोनों का गुणनफल, तो ये हो गया रोहन का, इसकी मां का आयु का गुणनफल 3 साल बाद का, तो गुणनफल हो गया। तो ये कह रहा है कि 360 हो जाता है, कितना हो जाता है 360 हो जाता है। तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 29x प्लस 3x और 30 या 90 3 87। तो देखो 29 और 3 मतलब 29 और 3 हो गया कितना 32x, और ये इधर आ जाएगा 360 नेगेटिव, जीरो हो गया। तो ये बड़ा चिन्ह नेगेटिव है, तो नेगेटिव, तो 360 में
360 में देखो 87 घटाते हैं तो ये 3 और यहाँ आ गया 5, 15 में 60 गया 7 और यहाँ पे 273 आता है। 360 में अगर 87 घटाते हैं मेरे भाई, है ना, 87 घटाते हैं तो 60 घट गया उधर और 27 इधर कर जाएगा, 373 हो जाएगा, तो 273 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, निकालना है हमको, हमें रोहन की वर्तमान आयु चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस 273 इक्वल टू 0। तो 273 को अगर हम तोड़ते हैं दोस्त, तो देखो 273 को 3 से लगाते हैं तो 9 3 27 और 1 13 6 78 13 6, 3 से फिर लगाते हैं 13, 7 से लगाते हैं तो 13 7 91। तो देखो अब से 3 साल पश्चात, ठीक है, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। तो 273 को अगर हम डिवाइड किए, 273 को अगर 3 से लगाएं तो 9 3 27 3 1 3 17 3 91 13 6 13 6 13 6 52 13 7 91 7 21 ये तो द्विघात समीकरण तो बन गया, है ना, द्विघात समीकरण तो बन गया, लेकिन ये द्विघात समीकरण तो बन गया मेरे भाई। तो इसमें हमको फाइंड आउट करना है 3 9 3 27 3 इकाई 3। इसमें ब्रेक नहीं हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है, तो 360 हो जाए। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो यहाँ से तो आ गया। अब रोहन की आयु ज्ञात करने के लिए मुझे तोड़ना पड़ेगा, तो टूट तो नहीं रहा है मेरे दोस्त, टूट तो नहीं रहा है। तेरह 7 91 7 21 ये तो टूट नहीं रहा, लेकिन ये आपका द्विघात समीकरण में डिनोट हो गया है, ठीक है। तो समय हो गया, हम मिलते हैं नेक्स्ट। कितना क्वेश्चंस हो गया बचेगा?
थोड़ा सा इस सवाल को देख लो, 4 नंबर का सवाल देख लो, बस हो जाएगा। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो एक जो रेलगाड़ी है वो अपनी दूरी को कर रहा है कितना, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर है, कितना कर रहा है इसकी दूर, मतलब यहां पे इसका जो ये है, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी टोटल कितना है, 480 है। ये ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी 480 है, माना, क्योंकि यहां पे कह रहा है कि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है, तो पहले ट्रेन का वास्तविक चाल तो होना चाहिए। ट्रेन की चाल x किलोमीटर पर आवर है, तो x किलोमीटर पर आवर है, तो दोस्त, तो अतः 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तो 4 समय बराबर होता है, देखो मेरे दोस्त, समय बराबर होता है दूरी बटा 4, तो दूरी 480 अब बटा ये हो गया, तो ये आ गया समय। ठीक है, 480 बटा 480 ये घंटा में आ गया। फिर कह रहा है कि यदि इसकी चाल को कम कर दिया जाए, यदि इसकी चाल को जब कम कर दिया जाए, तो इसकी चाल को कम कर दिया पुनः, तो 480 चाल को कम करेगा, तो चाल x था, अब आ गया x माइनस 8, तो x माइनस 8 हो गया ये घंटा। मतलब यहां चाल को कम करेगा, तो चाल कम करने पर चाल है ना, ट्रेन की चाल कम करने, चाल हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया। अब कह रहा है कि वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेता है, तो 3 घंटा अधिक लेगा दोस्त, अकॉर्डिंग टू सवाल ये ज्यादा समय लेगा, क्योंकि x अगर इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 48 घंटा, अगर 10 से नीचे कम है, जितना नीचे कम होते जाएगा उतना ज्यादा समय लेते जाएगा कि नहीं। तो 480 माइनस 480 बटा x3, तो देखो चाल कम करने के बाद इसका समय और चाल कम करने से पहले इसका समय, तो पहले से 3 घंटा अधिक लेता है, तो ये ज्यादा समय लगेगा, इसका आंसर इसमें से इसको घटा दिए तो ये आ गया। ठीक है, अगले हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो 480 x माइनस 8, 480 x बटा 480 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ये उधर क्रॉस हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलसीएम लेंगे x, ये इधर आ गया बट्टा में, ठीक है ना, इसको बट्टा में ले लिए, तो ये आ जाएगा x और x माइनस 8 उधर चल जाएगा, तो x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 8, कट के 16×3=48। अब देखो ये कट जाएगा, तो 8 बच गया, तो 16×8 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो x माइनस 8 का इधर हो जाएगा 16×8, है ना। ये तो 16×8 128 है। अब यहां से
क्रॉस गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या पूछ रहा है, हमें रेल की चाल चाहिए, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1228 को ब्रेक करते हैं, 1280 को ब्रेक करते हैं, ठीक है। 1280 को हम ब्रेक करते हैं और देखते हैं, ब्रेक करने के बाद इसे देखते हैं क्या होता है। तो ब्रेक जब करते हैं दोस्त, तो ये 6 से ब्रेक करेंगे, 2 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे तो ये 6 और 40, 2 से कटाएंगे 32, 2 से कटाएंगे 16, 2 से इतना 5 आया। अब हमको गुना करके 1280 तो होगा, लेकिन जोड़ घटाकर 8x होना चाहिए मेरे भाई। कितना होना चाहिए, 8x होना चाहिए। तो 8x देखो कैसे होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, रहने देते हैं, 5 दूनी 10, 10 चौक 40, मतलब यहां से ये 40 आ गया और यहां से यहां 32, तो 32 और 40 में अंतर देखिए 8, 8 का है ना, तो बस इसको वही करेंगे। तो देखो 8x अगर लेते हैं, 8x लेंगे, इसको लेंगे 40x और 32, 2 बार में इसको तोड़े। अब यहां बड़ा का चिन्ह निगेटिव, तो बड़ा निगेटिव लेंगे, घटेगा तो पॉजिटिव लेंगे, देखो गुना करके इतना आ जाएगा, ये दोनों के बराबर आ जाएगा। कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए, ठीक है। तो कॉमन ले लिए तो यहां पे हो गया x, कॉमन ले लिया, अल्लाह कॉमन ले लिए, तो यहां आ गया 32 और x माइनस 40, जीरो। तो यहां से आ गया x प्लस 32 इक्वल टू 0 और x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो यहां x इक्वल टू आ गया माइनस 32, जो माइनस 32 कभी भी वैल्यू नहीं होगा निगेटिव में, तो x बराबर 40। इस कारण से हम कह सकते हैं, इस कारण से हम कह सकते हैं, इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये इसका जो चाल होगा वह कितना होगा, 40 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये 4.1 था, 4.1 का क्लियर हो गया ये सवाल, सिर्फ कैलकुलेशन था मेरे दोस्त, कैलकुलेशन पार्ट था, तो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं, है ना। अब अच्छे तरीके से इसको देखिएगा और बार बार इसको देखने की कोशिश कीजिए, सब चीज समझ में आ गया, कैलकुलेशन पार्ट था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, है ना, अपना ध्यान रखना और अच्छे तरीके से मेहनत करना और आगे बढ़ना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।